जरा सोचिए 19वीं सदी का भारत, एक बहुत बड़ा देश जहां अनगिनत संस्कृतियां थीं और इन सब पर था एक साम्राज्य का शासन। लेकिन आपको पता है, इसी साम्राज्य की छांव में एक नई सोच, एक नई चेतना जन्म ले रही थी। एक ऐसा आइडिया जो इन सभी अलग अलग पहचानों को एक ही धागे में पिरोने वाला था। तो ये कहानी शुरू होती है एक टकराव से। एक तरफ थे शासक और दूसरी तरफ थे वो लोग जिन पर शासन हो रहा था, और दोनों के हितों में एक बहुत गहरी खाई थी। और इस खाई को और भी ज्यादा गहरा किया आर्थिक शोषण ने। इसी ने, आप कह सकते हैं, असंतोष की आग को और भड़का दिया। पर कमाल की बात यह है कि इसी विरोध और शोषण की आग में से अनजाने में ही एक नई पहचान, एक यूनिफाइड आइडेंटिटी ने जन्म लिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? बिखरी हुई शिकायतों से लेकर एक साथ मिलकर आवाज उठाने तक का ये सफर कैसे तय हुआ? इंडिया का जो आइडिया आज हम जानते हैं, वो साम्राज्य की भट्टी में आखिर बना कैसे? चलिए इस ऐतिहासिक सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। भारतीय राष्ट्रवाद की नींव जाने अनजाने में खुद अंग्रेजों ने ही रखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ? चलिए समझते हैं। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ थी हितों का टकराव। ब्रिटिश शासन का एक ही मकसद था, भारत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक। दूसरी तरफ भारत के लोगों को ये एहसास होने लगा कि हम सबका शासक एक ही है और उसके जो इंटरेस्ट्स हैं वो हमारे इंटरेस्ट के एकदम खिलाफ हैं। बस इसी कॉमन फीलिंग ने विरोध की नींव रखी। अब ये वाला पार्ट बहुत दिलचस्प है। अंग्रेजों ने जिन चीजों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने और देश के कोने कोने तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाया था, उन्हीं चीजों ने अनजाने में भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसे कि एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन, एक जैसे कानून, रेलवे और पोस्ट टेलीग्राफ सिस्टम, इन सब ने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आर्थिक मुश्किलों और नए नए आइडियाज ने एक ऐसे पढ़े लिखे वर्ग को जन्म दिया जो अब सवाल उठाने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये आइडिया दादा भाई नौरोजी ने अपनी बहुत ही फेमस किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। उन्होंने पहली बार पूरे डेटा के साथ ये दिखाया कि कैसे ब्रिटिश राज एक सिस्टम के तहत भारत की दौलत को इंग्लैंड ले जा रहा है। इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी ने, आप कह सकते हैं, लोगों की आंखें खोल दी। सबको समझ आ गया कि ब्रिटिश रूल का असली आर्थिक चेहरा क्या है। अंग्रेजों ने सोचा कि अपने छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए भारतीयों को इंग्लिश सिखाकर एक वर्कफोर्स तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर दांव उल्टा पड़ गया। हुआ ये कि भारतीयों ने यूरोप के इतिहास से डेमोक्रेसी, आज़ादी और नेशनलिज्म जैसे मॉडर्न आइडियाज सीख लिए, और फिर वो सवाल करने लगे कि भाई ये साले सिद्धांत हमारे अपने देश में क्यों लागू नहीं होते। इसी के साथ साथ उस दौर के अखबारों और प्रेस ने सरकारी नीतियों की जमकर आलोचना की और आज़ादी के नए विचारों को लोगों तक पहुंचाया। जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, उन्होंने समाज की बुराइयों को खत्म करके लोगों को एक करने का काम किया। और जब स्कॉलर्स ने भारत के शानदार अतीत के बारे में बताना शुरू किया, तो उससे भारतीयों में एक नया कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट जागा। देखिए, हर बड़े आंदोलन को एक चिंगारी की जरूरत होती है, और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए वो चिंगारी आई लॉर्ड लिटन की नीतियों से। उसकी पॉलिसीज ने इस पूरी मूवमेंट को एकदम से तेज कर दिया। ये है लॉर्ड लिटन, वो वायसराय जिसके कामों ने अनजाने में ही सही भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को एक कर दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे। लिटन ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिससे पढ़े लिखे भारतीय बहुत नाराज हुए। 1877 में जब देश में भयानक अकाल पड़ा था, तब उसने दिल्ली में एक शानदार दरबार लगाया। फिर ब्रिटिश कपड़ों पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, जिससे भारत का कपड़ा उद्योग तबाह हो गया। आर्म्स एक्ट लाकर भारतीयों से हथियार रखने का हक छीन लिया गया, और तो और सिविल सर्विस एग्जाम की उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी, ताकि भारतीय उसमें जा ही न सकें। और जैसा कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा था, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लिटन के जो दमनकारी कदम थे, उन्होंने अनजाने में एक बहुत शक्तिशाली नेशनल रिएक्शन को जन्म दे दिया। उसने भारतीयों को ये दिखा दिया कि अगर आप एक नहीं हुए तो आपके अधिकारों को कोई नहीं बचा सकता। तो अब जब लोगों में इतना गुस्सा था, तो होना क्या था? इसी वजह से मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी, जिनका एजेंडा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और नेशनल था।
लिटन की इन्हीं नीतियों के जवाब में 1877 में इंडियन एसोसिएशन बनी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नेताओं ने इसकी कमान संभाली और सिविल सर्विस सुधारों के खिलाफ पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन चलाया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब राजनीति सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये पढ़े लिखे मिडिल क्लास के हाथ में आ गई थी। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, चलिए उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जरूरी है, ताकि सारे मेन पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि नेशनलिज्म का उदय किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल मतलब कई सारे फैक्टर्स का मिलाजुला नतीजा था। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ने एक पॉलिटिकल बेस बनाया। आर्थिक शोषण और ड्रेन ऑफ वेल्थ ने गुस्से को बढ़ाया। वेस्टर्न एजुकेशन और प्रेस ने नए विचार फैलाए। और आखिर में लॉर्ड लिटन की नीतियों ने उस चिंगारी का काम किया जिसने इस पूरे प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया। अगर आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रवाद एकता की वो फीलिंग है जो तब आती है जब लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट और एक जैसी पहचान के आधार पर खुद को एक देश के तौर पर देखने लगते हैं और अपने लिए खुद का शासन चाहते हैं। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। तो बिखरी हुई शिकायतों से एक साथ मिलकर आवाज उठाने तक का ये सफर, भारतीय राष्ट्रवाद का ये सफर अब शुरू हो चुका था। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आज़ादी के इस लंबे और मुश्किल संघर्ष में अगला कदम क्या होने वाला था, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अगर कोई और जानकारी चाहिए या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करने में बिल्कुल भी संकोच न करें।